हवेली के शांत बरामदे में सुमेध नौकरों को तनख्वाह बांट रहा था। तभी एक कांपते हुई आवाज ने सन्नाटा चीर दिया। साहब, कुछ पैसे उधार मिल जाएंगे। यह आवाज कांपती हुई और दबी दबी सी थी, मगर हवेली के बरामदे में फैली हुई खामोशी में किसी धमाके की तरह गूंजी। सुमेध, जो मुंशी के साथ रजिस्टर खोले बैठा नौकरों की सैलरी बांट रहा था, वो चौंक कर सर उठाने पर मजबूर हो गया। सामने एक दुबली पतली लड़की खड़ी थी, जिसने गंदी चादर में खुद को पूरी तरह लपेट रखा था। उसका चेहरा घूंघट में छुपा हुआ, लेकिन उसकी आवाज की घबराहट उसकी लाचारी का पता दे रही थी। सुमित ने सवालिया नजरों से मुंशी की ओर देखा, जैसे पूछ रहा हो कि यह कौन है। मुंशी कुछ कहने ही वाला था कि बरामदे के दूसरे छोर से एक कड़कदार और क्रोध भरी आवाज आई। अरे, यह तो कल ही काम पर आई है और आते ही भीख मांगना शुरू कर दिया। यह माँ थी, जो तेजी से वहां चली आ रही थी। उनके चेहरे पर नापसंद की और नफरत के भाव साफ झलक रहे थे। वह सीधी उस लड़की के पास पहुंची और उसे घृणा से देखा। सुमेध ने गंभीरता से कहा, माँ, पहले इसे बोलने तो दें कि क्या मामला है। आप बिना वजह गुस्सा कर रही हैं। लड़की ने एक बार फिर हिम्मत जमा की। साहब, बहुत मजबूरी है। घर में खाने को कुछ नहीं है और मेरी शारीरिक स्थिति भी ऐसी नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा कठिन मेहनत कर सकूं। यदि कुछ पैसे एडवांस के तौर पर मिल जाएं तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। सुमेध ने गौर किया कि लड़की के पैरों में टूटी हुई चप्पल थी और चादर के किनारों से दिखाई देते उसके हाथ कठिन परिश्रम के आदि लग रहे थे। वह कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने जेब से पर्स निकाला। इससे पहले कि वह कुछ कहता या पैसे देता, माँ ने आगे बढ़कर सुमेध के हाथ से कुछ 2000 के नोट झपट लिए। रहने दो सुमेध बेटा, इन जैसी औरतों का पेट कभी नहीं भरता। यह तो आती ही लूटने के लिए है। माँ ने वह नोट सुमेध के सिर से वारते हुए अत्यंत अपमानजनक अंदाज में तन्वी की तरफ फेंक दिए। नोट हवा में लहराते हुए उसके पैरों में जा गिरे। ले उठा और चली जा यहाँ से। दान समझ कर दे रही हूँ, वरना तेरी औकात तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। तन्वी तन्वी का दिल चाहा कि वह चीख चीख कर रो पड़े, लेकिन पेट की भूख और मजबूरी ने उसके स्वाभिमान का गला घोट दिया था। वह रोते हुए नीचे झुकी और कांपते हाथों से उन बिखरे हुए नोटों को इकट्ठा करने लगी। उसकी आंखों से टपकने वाले आंसू मिट्टी में गिरकर समा रहे थे। जैसे ही वह नोट उठाने के लिए आगे बढ़ी, उसकी कलाई से वह गंदी चादर थोड़ी सी खिसक गई। सुमेध की नजर अचानक उसकी कलाई पर पड़ी। वहां सोने का एक कंगन चमक रहा था। वह बहुत ही खास डिजाइन का कंगन। सुमेध के दिमाग में बिजली जैसा धमाका हुआ। उसके होश उड़ गए। यह कंगन, यह तो वही था जो उसने बहुत पहले देखा था। वह अपनी जगह से उछलकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। कौन है यह औरत? सुमेध की आवाज में इतना पागलपन और आश्चर्य था कि मुंशी और पास खड़े बाकी नौकर भी घबरा कर खड़े हो गए। सम्मान में सबके सिर झुक गए। सुमेध की नजरें अब भी उस लड़की की कलाई पर जमी थी, जिसे वह जल्दी से चादर में छुपा चुकी थी। माँ ने सुमेध की इस अजीब हालत को अनदेखा करते हुए नफरत से उस लड़की की तरफ इशारा किया। अभागी औरत है, दूसरे गांव से आई है, सुना है इसने घर वालों से छुपकर शादी की थी और अब गर्भवती होते ही उस लड़के ने इसे छोड़ दिया है। अब यह अपने इस पाप की गठरी को उठाए हमारी हवेली में काम मांगने आ गई है। मैंने तो केवल दया खाकर इसे बर्तन मांजने धोने के लिए रख लिया था, वरना ऐसी औरतें तो हवेली के दरवाजे पर खड़े होने के लायक भी नहीं होती। सुमेध की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई थी। वह स्थिर होकर खड़ा उसे देख रहा था। तन्वी ने नोटों को अपनी मुट्ठी में दबा लिया और बिना कोई उत्तर दिए वहां से रोते हुए भाग निकली। वह अब और वहां एक पल भी रुकना नहीं चाहती थी। सुमेध बेदम होकर अपनी कुर्सी पर गिर सा गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी।
मुंशी ने परेशानी से पूछा, सर, क्या आपकी तबीयत ठीक है? पानी मंगवाऊं? सुमेर ने हाथ के इशारे से मना कर दिया। नहीं, तुम लोग जाओ और अपना काम करो। वह उठकर तेजी से अपने कमरे की तरफ चला गया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वह कंगन कोई साधारण आभूषण नहीं था, बल्कि उसके अतीत का एक ऐसा भयानक प्रतीक था जिसे वह पूरी तरह भुला देना चाहता था। कमरे में पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर बैठकर अपना सिर दोनों हाथों में थाम लिया। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले जब वह दिल्ली से लौट रहा था, तब बस स्टॉप पर उसकी गाड़ी रुकी थी। वह गाड़ी में बैठने ही वाला था कि सड़क किनारे लोगों की भीड़ दिखाई दी। वहां एक लड़की खड़ी रोते हुए हर एक से मदद की भीख मांग रही थी। सुमेध को उस समय बहुत चिढ़ हुई थी। उसने बहुत ही सरसरी नजर से उस लड़की को देखा था और ना चाहते हुए भी ड्राइवर के हाथ कुछ पैसे भिजवा कर उसकी मदद कर दी थी। उसे क्या पता था कि वह भीख मांगने वाली लड़की और आज हवेली में अपमानित होने वाली लड़की एक ही है। लेकिन वो कंगन उसके पास कैसे हो सकता है? यह सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। शाम हो चुकी थी। हवेली को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। हर तरफ रोशनी का सैलाब था। रंगीन लाइटों और फूलों की सजावट से हवेली की सुंदरता और भी निखर कर सामने आ रही थी। सुमेध के दिल्ली से मास्टर की डिग्री पूरी वापस आने और फिर उसकी सगाई की खुशी में जश्न का माहौल था। माँ भी नौकरों के सिर पर सवार थी। खबरदार, जो किसी इंतजाम में कोई कमी रह गई। आज रात गांव के सभी प्रतिष्ठित लोग आ रहे हैं। मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। सुमेध अपने कमरे की खिड़की से बाहर हॉल में हो रही हलचल को देख रहा था, मगर उसका मन कहीं और ही भटक रहा था। उसके कानों में अभी भी माँ के वह शब्द गूंज रहे थे, पाप की पोटली। रात गहरी हो गई थी और सुमेध बिस्तर पर लेटा सोने की कोशिश कर रहा था, मगर नींद उससे कोसों दूर थी। जैसे ही उसकी आंख लगती, वह चौंक कर उठ बैठता। सपने में भी उसे वही मंजर दिखाई देता। एक लड़की रो रही है और उसकी कलाई में वही सोने का कंगन चमक रहा है। वह चीख कर कुछ कहना चाहती है, मगर आवाज नहीं निकलती। सुमेध हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसकी सांस फूल रही थी। उसने साइड टेबल से पानी का गिलास उठाकर एक ही सांस में पी लिया। मैं उस लड़की के बारे में क्यों सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ? मैंने उसकी मदद तो कर दी थी। अब अगर वह हवेली में नौकरानी है, तो मेरा उससे क्या लेना देना? वह स्वयं को तसल्ली देने लगा, मगर दिल के किसी कोने में एक चुभन थी जो उसे बेचैन किए जा रही थी। वह सारी रात करवटें बदलता रहा। इसी तरह सोते जागते रात बीत गई। अगली सुबह हवेली में और भी ज्यादा रौनक थी। आज सुमेध और कृतिका के रिश्ते की बात आधिकारिक तौर पर तय होनी थी। कृतिका उसके बचपन की दोस्त थी और बचपन ही से उसे पसंद करती थी। सुमेध को भी इस रिश्ते से कोई विशेष ऐतराज नहीं था, क्योंकि वह पारिवारिक परंपराओं का हिस्सा था। दोपहर के खाने पर कृतिका भी आई हुई थी। वे दोनों डाइनिंग हॉल में बैठे हुए थे। कृतिका लगातार मुस्कुरा रही थी और आने वाली जिंदगी की योजनाएं बना रही थी। सुमेध, मैं सोच रही हूँ कि हम शादी के बाद कुछ महीनों के लिए बाहर चले जाएंगे। यहाँ गांव में तो बंदा बोर ही हो जाता है। सुमेध ने बेजारी के साथ सहमति में सिर हिला दिया। जैसा तुम कहो कृतिका। अचानक सुमेध की नजर डाइनिंग हॉल से जुड़े रसोई के दरवाजे पर पड़ी। वहां वह लड़की बर्तन धो रही थी। उसकी चादर अब भी चेहरे पर थी, मगर उसके काम करने के अंदाज में एक अजीब सी थकान थी। वह बार बार कमर पर हाथ रखकर सीधी होती और फिर झुककर बर्तन मांजने लगती। सुमेध के निवाले गले में अटकने लगे। यह वही लड़की थी, तन्वी। कृतिका ने सुमेध की नजरों का पीछा किया। क्या हुआ सुमेध? तुम कहाँ खो गए? और इस दो कौड़ी की नौकरानी को इतना गौर से क्यों देख रहे हो? सुमेध हड़बड़ा गया। नहीं तो, मैं बस देख रहा हूँ कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं। कृतिका ने मुंह सिकोड़ा। ये माँ जी भी न जाने कहाँ कहाँ से उठाकर नौकर ले आती।
देखो तो सही, कितनी गंदी है। मुझे तो घिन आती है ऐसी औरतों से। सुमेध का दिल चाहा कि कृतिका को चुप करवा दे, मगर वह खामोश रहा। वह उस लड़की को लेकर बहुत कंफ्यूज हो चुका था। उसके अंदर सहानुभूति और जिज्ञासा का एक तूफान उठ रहा था। वह वहां से उठ खड़ा हुआ। मेरा पेट भर गया, तुम खाना खाओ, यह कहकर वह वहां से निकल गया। कृतिका आश्चर्य से उसके जाते हुए वजूद को देखती रह गई। शाम को सगाई का समारोह था। सुमेध शेरवानी पहने हुए बहुत प्रभावशाली और सुंदर लग रहा था, मगर उसके चेहरे पर वह खुशी नहीं थी जो होनी चाहिए थी। मेहमान उसे बधाई दे रहे थे, मगर उसका मन बिखरा हुआ था। कृतिका उसके करीब आई और बाजू में बाजू डालकर खड़ी हो गई। वह बहुत खुश नजर आ रही थी। उसने सुमेध के कान में सरगोशी की। तुम आज बहुत हैंडसम लग रहे हो सुमेध। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। कृतिका उसके नजदीक होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सुमेध अनजाने अंदाज में पीछे हट गया। उसे वह सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। शोर और लोगों के ठहाके उसे जहर लग रहे थे। वह किसी बहाने से वहां से निकला और बगीचे के सुनसान हिस्से की तरफ आ गया। वहां अंधेरा था और शांति भी। वह एक बेंच पर बैठ गया और गहरी सांस ली। ठंडी हवा के झोंके उसके दिमाग को शांति पहुंचा रहे थे। अचानक उसे कदमों की आहट सुनाई दी। उसने चौंक कर देखा। एक लड़की बड़ी सी चादर लिए सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जा रही थी। अंधेरे के बावजूद सुमेध पहचान गया, वही तन्वी है। वह शायद अपना काम खत्म करके रूम में जा रही थी। उसकी चाल में एक बोझ था। वह बहुत संभल संभल कर कदम उठा रही थी। सुमेध की नजरें उसका पीछा करती रही। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उस लड़की को जानता है। यह केवल एक कंगन की बात नहीं थी, बल्कि उसके अस्तित्व से उठने वाली उदासी की लहर सुमेध को अपने घेरे में ले रही थी। उसने अपना सिर झटक दिया। यह मेरा भ्रम है, मैं पागल हो रहा हूँ। भला मेरा इस जैसी साधारण लड़की से क्या संबंध हो सकता है। वह खुद को समझा रहा था, मगर उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कार रही थी। माँ की जबानी सुनी हुई कहानी उसके दिमाग में हथौड़ों की तरह बज रही थी। घर वालों से छुपकर शादी, गर्भवती होते ही पति का छोड़ जाना, पाप की गठरी। क्या वाकई वह इतनी बुरी औरत है? लेकिन उसकी आंखें तो कुछ और ही कहानी सुना रही थी। उन आंखों में शर्म भी थी और एक गहरा दुख भी। उनमें निर्लजता तो बिल्कुल नहीं थी। वह बेचैन होकर उठ खड़ा हुआ। उसका दिल चाह कि अभी जाकर उस लड़की से पूछे कि उसके पास वह कंगन कहाँ से आया। वह उसके पीछे जाना चाहता था, फिर रुक गया। नहीं सुमेध, होश में आओ, आज तुम्हारी सगाई है। और अगर किसी ने तुम्हें नौकरों के रूम की तरफ जाते हुए देख लिया तो क्या होगा। वह वापस समारोह में आ गया, मगर उसका दिल वहीं अटका हुआ था। अगला पूरा दिन सुमेध ने एक अजीब सी बेचैनी में बिताया। वह हवेली के बरामदों में बिना किसी कारण के घूमता रहा। उसकी नजरें तलाश कर रही थी कि कहीं वह लड़की नजर आ जाए। वह किचन की तरफ भी गया, मगर वहां कोई और नौकरानी काम कर रही थी। वह बगीचे में भी गया, मगर वहां भी वह नहीं थी। शायद वह अपने क्वार्टर में ही थी। सुमेध ने सोचा, क्या वह बीमार है या माँ ने उसे निकाल दिया है। तरह तरह के ख्याल उसके दिल में आ रहे थे। फिर वह सोचने लगा कि मैं जो सोच रहा हूँ काश ऐसा ना हो, वरना बहुत कुछ गलत हो जाएगा। अगर वह कंगन वाकई वही है तो फिर यह लड़की कौन है और उसका मुझसे क्या ताल्लुक। रात हो चुकी थी। हवेली के सभी लोग सो चुके थे। चारों ओर सन्नाटे का राज था, लेकिन सुमेध की आंखों से नींद कोसों दूर थी। अंततः उसे सब्र नहीं हुआ। वह दबे पांव अपने कमरे से निकला। चांदनी रात में हवेली का बगीचा रहस्यमय लग रहा था। वह तेज कदमों से चलता हुआ सर्वेंट रूम की तरफ बढ़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करने जा रहा है, लेकिन एक अनदेखी डोर उसे वहां खींच रही थी। उसने तन्वी के कमरे का दरवाजा धीरे से धकेला। कुंडी नहीं लगी थी। दरवाजा हल्की सी चरमराहट के साथ खुल गया। कमरे में एक मध्यम सा बल्ब जल रहा था। तन्वी बिस्तर के किनारे बैठी थी। उसने चादर उतार रखी थी। उसके लंबे काले बाल बिखरे हुए थे और चेहरा
आंसुओं से भीगा हुआ था। दरवाजा खुलने की आवाज पर वह चौंक कर मुड़ी। सामने सुमेध को खड़ा देखकर उसके हलक से एक दबी हुई चीख निकली। वह फौरन उठकर खड़ी हुई और अपने आप को छुपाने की कोशिश करने लगी, लेकिन सुमेध पत्थर की मूर्ति बना खड़ा रहा। उसकी नजरें तन्वी के चेहरे पर जमी हुई थी। वह चेहरा जिसे उसने अब तक नहीं देखा था, अब उसके सामने आया था। सुमेध को लगा जैसे किसी ने उसके सर पर हथौड़ा दे मारा हो। वह शॉक था। उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। यह वही थी, वही लड़की जिसके ना होने की वह प्रार्थना कर रहा था। उसकी आशंका बिल्कुल सही साबित हुई। तन्वी ने घबरा कर नजरें झुका ली। आ, आप यहाँ साहब, कृपया यहाँ से चले जाइए। अगर किसी ने देख लिया तो मेरी जान चली जाएगी। सुमेध के होठ हिले, मगर आवाज नहीं निकली। अतीत की एक खिड़की उसके दिमाग में पूरी ताकत के साथ खुल गई। उसे वह रात याद आ गई जो उसकी जिंदगी की सबसे काली रात थी, और उस रात के अंधेरे में उसने जो चेहरा देखा था वह बिल्कुल यही था। तुम? सुमेध ने बड़ी मुश्किल से कहा। तुम यहाँ कैसे? तन्वी फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। सुमेध दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया। उसकी नजरें समय की धुंध को चीरती हुई अतीत के उस काले और भयानक मंजर पर जम गई जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन चुका था। सुमेध की आंखों के सामने दिल्ली के उस कोठे का मंजर घूम गया। वो रात जब उसके दोस्तों ने उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया था। अजय और पीयूष उसे जबरदस्ती वहां ले गए थे। सुमेध ने बहुत मना किया, मगर वे उसे यह कहकर ले गए कि वहां केवल संगीत की महफिल होगी। वहां पहुंचकर उन्होंने उसे जूस के बहाने कुछ और पिला दिया। सुमेध को याद था कि कैसे उसका सिर चकराने लगा था और पैरों से जान निकलने लगी थी। उसे धुंधला धुंधला याद था कि उसके दोस्त उसे सहारा देकर एक कमरे की तरफ ले जा रहे थे और हंस रहे थे। यह तुम्हारी ग्रेजुएशन पार्टी का तोहफा है, सुमेध, ऐश करो। अजय के शब्द सुमेध के कानों में गूंज रहे थे। फिर दरवाजा बंद होने की आवाज आई और कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। सुमेध ने धुंधली आंखें खोलकर देखा तो सामने बेड के कोने में एक लड़की सिमटी हुई बैठी थी। वह डर से कांप रही थी और उसकी आंखों में दहशत दिख रही थी। सुमेध लड़खड़ाते कदमों से उसकी तरफ बढ़ा तो वह लड़की पीछे हट गई। उसने हाथ जोड़कर मिन्नत की, भगवान के लिए मेरे करीब मत आओ। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, मुझे जबरदस्ती लाया गया है। आज मेरा यहाँ पहला दिन है। आप पहले आदमी हैं जो इस कमरे में दाखिल हुए। प्लीज मुझ पर रहम करें। उसकी आवाज में ऐसी बेबसी थी कि पत्थर दिल भी पिघल जाता, मगर सुमेध के होश उसके काबू में नहीं थे। ड्रिंक का नशा उसकी रगों में दौड़ रहा था। उस लड़की ने फिर से सिसकते हुए कहा, अगर हो सके तो मुझसे शादी कर लो ताकि मैं यहाँ से निकल सकूं। मुझे यहाँ से निकालकर बाहर ले जाकर बेशक सड़क पर छोड़ देना। मैं आपके पांव पड़ती हूँ साहब, मेरी इज्जत बचा लीजिए। सुमेध इस समय कुछ भी समझने में असमर्थ था। उसके दिमाग पर छाई हुई धुंध ने उसकी सोचने समझने की शक्ति छीन ली थी। वो न चाहते हुए भी नशे के प्रभाव में वह कर बैठा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसकी अंतरात्मा सो गई थी और उसके अंदर हैवानियत जाग उठी थी। सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में दाखिल हुई तो सुमेध की आंख खुली। सर में बहुत दर्द हो रहा था और हलक में कांटे चुभ रहे थे। उसने आंखें मलते हुए इधर उधर देखा तो सामने जमीन पर उसी लड़की को बैठे देख। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और वह घुटनों में सर दिए रो रही थी। सुमेध को एक झटका लगा। रात की घटनाएं किसी फिल्म की तरह उसके दिमाग में घूमने लगी। शर्मिंदगी और पछतावे का एक तूफान उसके अंदर उमड़ आया। यह उसने क्या कर दिया? उसने एक मासूम लड़की की जिंदगी तबाह कर दी। वह तेजी से उठा। उसका दिल चाह रहा था कि जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। उसने कांपते हाथों से जेब से पर्स निकाला और सारे पैसे निकालकर
उस लड़की के सामने रख दिए। मुझे माफ कर दो, मैं होश में नहीं था। भगवान कसम, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वह लड़की कुछ नहीं बोली, बस रोती रही। सुमेध ने अपनी सोने की अंगूठी और वह कंगन जो उसने अपनी माँ के लिए खरीदा था, वह भी वहीं रख दिया। यह सब रख लो। मैं कोठे की मालकिन को मुंह मांगी कीमत देकर तुम्हें यहाँ से आवाज आजाद करवा दूंगा। तुम यहाँ से चली जाना, कहीं दूर जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर लेना। सुमेध ने ऐसा ही किया था। उसने ज्यादा पैसा देकर उस लड़की को उस नर्क से आजादी तो दिलवा दी और समझा था कि उसने अपने पाप का प्रायश्चित कर दिया है। वह वहां से चला आया था, यह सोचकर कि शायद अब वह लड़की अपनी जिंदगी जी लेगी, मगर उसे क्या पता था कि नियति ने उसके लिए क्या लिख रखा है। अतीत की खिड़कियां बंद हुई तो सुमेध वर्तमान की कड़वी सच्चाई में वापस लौट आया। उसके सामने वही लड़की बैठी थी जिसे वह आजाद करवा कर आया था, मगर अब वह अकेली नहीं थी, बल्कि उसके पेट में उसके गुनाह की निशानी पल रही थी। सुमेध ने कपकपाते लहजे में पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या मुझे बदनाम करने आई हो? क्या ये बताने आई हो कि मैं कितना घटिया इंसान हूँ? तन्वी ने भीगी आंखें उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक गहरी उदासी थी। नहीं साहब, मैं आपको बदनाम करने नहीं आई हूँ। मैं तो सिर्फ इसलिए आई हूँ कि ताकि आपको एहसास दिला सकूं। जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मेरे कदम रुक गए। मैं कहाँ जाती? कौन सा समाज मुझे स्वीकार करता? मैंने फैसला किया कि इस बच्चे को इसके पिता के घर की दहलीज पर जन्म दूंगी। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि इस बच्चे को जन्म देकर यहाँ से चली जाऊं। यह बच्चा आपकी अमानत है, आपकी निशानी है। इसे आपके हवाले करके मैं अपना रास्ता चुन लूंगी। मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं चाहिए, पत्नी का दर्जा चाहिए और ना ही कोई अधिकार चाहिए। बस मैं चाहती हूँ कि इस मासूम को अनाथ होने और नाजायज होने का कलंक ना मिले। सुमेध के दिल पर जैसे किसी ने खंजर चला दिया हो। तन्वी का एक एक शब्द उसकी अंतरात्मा पर कोड़े बरसा रहा था। वह व्यक्ति जो स्वयं को सम्मानित समझता था, इस समय अपनी ही नजरों में गिर चुका था। वह कुछ न बोल सका। उसके पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं थे। वह खामोशी से मुड़ा और सिर झुकाए कमरे से बाहर निकल गया। अपने कमरे में आकर वह बिस्तर पर गिर गया। उसका चैन और शांति सब कुछ बर्बाद हो चुका था। वह कैसे सो सकता था जब उसके बच्चे की माँ उसके घर के सर्वेंट रूम में जमीन पर सो रही हो। वह पूरी रात कमरे में टहलता रहा, कभी खुद को कोसता और कभी किस्मत को। अगली सुबह का सूरज सुमेध के लिए उम्मीद की किरण नहीं, बल्कि परीक्षा का संदेश लेकर उदय हुआ था। हवेली में जिंदगी अपनी सामान्य रफ्तार से चल रही थी, मगर सुमेध की जिंदगी जैसे थम गई थी। वह नाश्ते की टेबल पर बैठा था, मगर उसकी नजरें बार बार आंगन की तरफ उठ रही थी, जहां तन्वी झाड़ू लगा रही थी और माँ कुर्सी पर बैठी हुक्म दे रही थी, हाथ चलाकर काम कर, नखरे मत कर, अभी ऊपर के कमरों की सफाई भी बाकी है। तुझे यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए नहीं रखा है। तन्वी की कमर झुककर दोहरी हो रही थी। वह गर्भवती थी और इस हालत में उससे इतना भारी काम लेना अपराध था। वह तकलीफ के कारण बार बार रुकती तो माँ की डांटों से फिर से काम पर लगा देती। यह ड्रामे किसी और को दिखाना, कामचोर कहेगी। जल्दी हाथ चला। सुमेध के हाथ में पकड़ा चम्मच कांपने लगा। उसका लहू खोल रहा था। वह चीख कर कहना चाहता था कि बस करो, यह कोई साधारण नौकरानी नहीं, बल्कि मेरे बच्चे की माँ है, इस पर दया करो। मगर शब्द उसके गले में फंस कर रह गए। अगर वह उसकी साइड लेता तो सभी उसे शक भरी नजरों से देखते। वो क्या जवाब देता कि उसे इस लड़की से इतनी सहानुभूति क्यों है?
वह अपनी इज्जत और खानदान की प्रतिष्ठा के डर से खामोश रहा, मगर वह अंदर ही अंदर टूट रहा था। दिन बीतते गए और सुमेध की बेचैनी बढ़ती गई। वह अपनी ही हवेली में एक अपराधी की तरह घूमता रहा। शादी की तैयारियां अपने शिखर पर थी। घर को रोशनी से सजाया जा रहा था और हर तरफ खुशी के गीत गाए जा रहे थे। ढोलक की थाप पर लड़कियां नाच रही थी। एक तरफ सुमेध के नाम की मेहंदी सज रही थी, तो दूसरी तरफ तन्वी के हाथों में काम की वजह से छाले पड़ रहे थे। यह कैसा न्याय था? सुमेध ने कई बार कोशिश की कि तन्वी को कुछ पैसे दे दे या उसका काम कम करवा दे, मगर तन्वी ने उसकी हर मदद लेने से इनकार कर दिया था। वह जब भी उसे अकेले में मिलता, वह अपनी नजरें फेर लेती। उसकी यह खामोशी सुमेध के लिए सबसे बड़ी सजा थी। एक दिन दोपहर के वक्त सुमेध बरामदे में खड़ा था। तन्वी सेहन कपड़े धो रही थी। धूप बहुत तेज थी और वह पसीने में भीगी हुई थी। उसे चक्कर आ रहे थे, मगर लगातार काम किए जा रही थी। सुमेध से रहा न गया। वह उसकी तरफ बढ़ा और उसने सोचा कि चाहे कुछ भी कोई कुछ भी समझे, वह उसे मना कर देगा कि इतना काम न करे। अभी वह उसके करीब पहुंचा ही था कि तन्वी को चक्कर आया और वह गिरने लगी। सुमेध ने बिना सोचे समझे आगे बढ़कर उसे थामना चाहा, मगर तन्वी ने खुद को संभाल लिया और पीछे हट गई। सब ठीक तो है? क्या हुआ? सुमेध ने चिंता से पूछा। उसका लहजा नरम था। तन्वी ने कुछ कहने के लिए अभी मुंह खोला ही था कि पीछे से एक तेज और चुभती हुई आवाज आई। ओह माय गॉड! ये क्या हो रहा है यहाँ? सुमेध ने मुड़कर देखा तो कृतिका खड़ी थी। उसके चेहरे पर चिड़चिड़ाहट और शक के भाव थे। वह तेज कदमों से उसके करीब आई। सुमेध, तुम इस दो कौड़ी की नौकरानी के पास क्या कर रहे हो और इतने प्यार से इसका हालचाल क्यों पूछ रहे हो? सुमेध सटपटा गया। कृतिका, वो बस उसे चक्कर आ गया था। कृतिका ने सुमेध की बात काट दी। तो तुम डॉक्टर बनकर इसका इलाज करने आ गए? हद होती है सुमेध। तुम हवेली के मालिक हो और ये रास्ते की भिखारिन। अपना स्टेटस तो देखो। फिर कृतिका नफरत से तन्वी की तरफ मुड़ी। और तुम्हें शर्म नहीं आती? साहब के करीब होने के बहाने ढूंढती रहती हो। कामचोर मक्कार औरत। मुझे सब समझ आता है। तुम जैसी औरतों का यही तरीका होता है, अमीर मर्दों को फंसाना और उनसे सहानुभूति वसूल करना। तन्वी का चेहरा उतर गया। आंसू उसकी आंखों से बह निकले। कृतिका के शब्द जहर में बुझे हुए तीरों की तरह उसे चुभ रहे थे। वो अपनी जगह से हिल भी ना सकी। कृतिका का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। चली जाओ यहाँ से, और खबरदार, जो दोबारा कभी सुमेध के आसपास भी नजर आए। तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे घिन आती है। पता नहीं किस गटर से उठकर यहाँ आ गई हो। कृतिका ने अपनी नाक पर रुमाल रख लिया, जैसे वहां बहुत बदबू हो। बस करो कृतिका! सुमेध अचानक चिल्लाया। उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई। उसकी आवाज इतनी ऊंची थी कि कृतिका डर गई। तुम एक नौकरानी से इस तरह बात नहीं कर सकती। वह भी इंसान है, उसकी भी अपनी इज्जत है। कृतिका हैरत से सुमेध को देखने लगी। तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो सुमेध? वह भी इस मामूली सी औरत की वजह से तुम उसकी साइड ले रहे हो? सुमेध ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं बस इंसानियत की बात कर रहा हूँ। उसे चक्कर आया था और तुम उसे अपशब्द कह रही हो? यह बात करने का तरीका नहीं है। तन्वी ने रोते हुए अपने हाथ जोड़े। मैडम जी, मुझे माफ कर दे, मेरी गलती है, मैं अभी चली जाती हूँ। वह वहां से रोते हुए भाग गई और सुमेध उसे जाता हुआ देखता रहा। उसका दिल चाहा कि वह कृतिका को सब सच बता दे, जिसे वह गटर की औरत कह रही है। वह उसके होने वाले बच्चे की माँ है, लेकिन फिर वह डर गया। सच उसके गले में अटक कर रह गया। कृतिका नाराज होकर वहां से चली गई और सुमेध वहीं खड़ा रहा। धूप की तपन उसे जला रही थी, लेकिन उसके अंदर की आग उससे भी कहीं अधिक तेज थी। रात को सुमेध अपने कमरे की खिड़की पर खड़ा बाहर अंधेरे में डूबे हुए सर्वेंट रूम को देख रहा था। वहां लाइट बंद थी। शायद वह सो गई थी, या शायद रो रो कर उसने खुद को अंधेरे के हवाले कर दिया था। सुमेध की अंतरात्मा उसे धिक्कार रही थी। तुम कितने डरपोक हो सुमेध! वह लड़की तुम्हारी खातिर अपमानित हो रही और तुम खामोश खड़े तमाशा देख रहे हो। वह अपना हक नहीं मांग रही, लेकिन तुम तो जानते हो कि हक क्या है।
कल जब वह बच्चा दुनिया में आएगा, तो क्या तुम उसकी आंखों में आंखें डालकर देख सकोगे? क्या तुम उसे बता सकोगे कि तुमने उसकी माँ को दुनिया के रहमो करम पर छोड़ दिया था? नहीं सुमेर, नहीं। अब बहुत हो गया। उसने फैसला कर लिया। वह और यह जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगा। तन्वी यहाँ से जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। उसने आज कृतिका की बातों के बाद अपना सामान बांध लिया होगा। सुमित को मालूम था कि उसका आत्मसम्मान उसे यहाँ और ज्यादा रुकने नहीं देगा। सुमित तेजी से कमरे से निकला। वह नौकरों के कमरों की तरफ गया। दरवाजा आधा खुला था। अंदर तन्वी जमीन पर बैठी अपना थोड़ा सा सामान एक पोटली में बांध रही थी। सुमित अंदर दाखिल हुआ। तन्वी उसे देखकर खड़ी हो गई। मैं जा रही हूँ साहब, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। मैं आपके बच्चे को कहीं और पाल लूंगी, भीख मांग लूंगी, मगर यहाँ अपना अपमान नहीं करवाऊंगी। सुमेर ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। पहली बार उसने पूरे हक और मजबूती से उसे रोका था। तुम कहीं नहीं जाओगी तन्वी, बहुत हो गया। मैं अब और अपनी बुजदिली के पीछे नहीं छिप सकता। तुम मेरी जिम्मेदारी हो और अब मैं यह जिम्मेदारी सबके सामने स्वीकार करूंगा। तन्वी ने हैरानी से उसे देखा। आप यह क्या कह रहे हैं? आपकी शादी है, भले मेरी शादी हो या कुछ भी हो, मेरी अंतरात्मा मुझे सोने नहीं देती। तुम यहीं रहोगे। मैं देखता हूँ कि कौन तुम्हें यहाँ से निकालता है। सुमेध की आंखों में दृढ़ निश्चय था। वह फैसला कर चुका था, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। लेकिन अगली सुबह जो कुछ होने वाला था, उसका अंदाजा सुमित को भी नहीं था। भाग्य ने उन दोनों के लिए अपमान की एक और परीक्षा तैयार कर रखी थी। सुमित तो रात को उसे तसल्ली देकर आ गया था, लेकिन सुबह सवेरे हवेली में एक तूफान खड़ा हो गया था। माँ को किसी नौकरानी ने खबर दी थी कि रात को सुमेध साहब तन्वी के रूम में गए थे। शक की चिंगारी ने भड़क कर आग की शक्ल ले ली। अब फैसला हवेली के आंगन में होना था। सूरज अब पूरी तरह नहीं निकला था, लेकिन हवेली में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। परिंदों की चहचहाट की जगह आज इंसानों के शोर ने ले ली थी। सुमेध की आंखें बहुत ज्यादा शोर और चीखों पुकार से भरी। उसका सर भारी हो रहा, क्योंकि वह सारी रात करवटें बदलता रहा। उसके कानों में औरतों की मिली-जुली आवाजें और किसी के रोने की आवाज आ रही थी। सुमेध का दिल बड़े जोरों से धड़का। एक अनजाना डर उसकी रग-रग में समा गया। उसे तुरंत ख्याल आया कि यह शोर नौकरों के कमरों की तरफ से नहीं, बल्कि हवेली के मुख्य आंगन से आ रहा है। वो तेजी से बिस्तर से उठा और नंगे पांव ही कमरे से बाहर की तरफ भागा। उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कार रही थी और अब यह शोर किसी आने वाले तूफान की आहट जैसा लग रहा था। जैसे ही सुमेध बरामदे में पहुंचा, उसके सामने जो मंजर था, उसे देखकर उसके कदम वहीं जम गए। हवेली के विशाल आंगन में एक तमाशा लगा हुआ था। गांव की कुछ औरतें और हवेली की नौकरानियां एक घेरे की शक्ल में खड़ी हुई थी और बीच में तन्वी जमीन पर गिरी हुई थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसकी चादर सिर से खिसक चुकी थी और बाल बिखरे हुए थे। वह अपने पेट को दोनों हाथों से छुपाई डरी हुई इधर उधर देख रही थी। माँ उसके सिर पर खड़ी शेरनी की तरह दहाड़ रही थी। उनके हाथ में वही डंडा था जिसे वह अक्सर जानवरों को भगाने के लिए इस्तेमाल करती थी। पता किसका गुनाह पेट में लिए फिरते हैं? माँ की आवाज में इतनी नफरत थी कि सुनने वालों के दिल दहल जाए। तन्वी ने रोते हुए माँ के पांव पकड़ने की कोशिश की। माँ जी, भगवान के लिए मुझ पर रहम करें। मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। ये भगवान की तरफ से एक परीक्षा है। माँ ने नफरत से अपना पांव पीछे खींच लिया, जैसे किसी गंदगी से बचा रही हूँ। झूठी मक्कार औरत, अब भगवान का नाम लेकर अपने गुनाह को छुपाएगी? मैंने तुझे इस हवेली में शरण दी और तूने मुझे यह सिला दिया। अरे, हमारी ही हवेली को गंदा कर दिया। बता कौन है वह जिसके साथ तूने मुंह काला किया? पास खड़ी कृतिका भी जलती आग पर तेल डालने का काम कर रही थी। वह हाथ बांधे अहंकार के साथ घृणा से तन्वी को देख रही। माँ, मैंने तो पहले ही कहा था, इस लड़की के लक्षण ठीक नहीं है। इसके चेहरे पर ही लिखा है कि यह कितनी चरित्रहीन है। देखिए तो सही, कैसे मासूम बनकर रोए जा रही है।
जैसे इसे कुछ पता ही ना है। ऐसी औरतों को तो पत्थर मार मार कर गांव से निकाल देना चाहिए। तन्वी ने सिसकते हुए कृतिका की तरफ देखा। उसकी आंखों में बेबसी का एक समुंदर हिलोरे मार रहा था। मैडम जी, आप तो औरत है, आप तो मेरा दर्द समझिए। मैं कसम खाती हूँ, मैं बदचलन नहीं हूँ। मैंने शादी की थी। यह बच्चा नाजायज नहीं है। तो कहाँ है मैं तेरा पति? माँ ने चिल्ला कर पूछा। अगर शादी किया था तो वह सामने क्यों नहीं आता? क्यों तुझे यूं लावारिस छोड़ दिया? जरूर तूने कोई झूठ बोला होगा। कोई शादी नहीं हुई। यह सब तेरा ड्रामा है। तन्वी का गला रोने की वजह से बंद हो रहा था। फिर क्या बताती? उसका पति इस हवेली का वारिस है और यहीं ऊपर बरामदे में खड़ा तमाशा देख रहा है। तभी एक नजर ऊपर उठी और उसकी नजर सुमेध से टकराई। सुमेध पेड़ के पीछे छिपा खड़ा था। तन्वी की नजरों में कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि एक प्रार्थना थी, एक खामोश पुकार कि भगवान के लिए मेरी लाज रख ले। सुमेध का पूरा वजूद कांपने लगा। उसकी अंतरात्मा उसके अंदर चीख रही थी, देख सुमेध, देख अपनी कायरता का तमाशा। यह लड़की तेरी वजह से अपमानित हो रही है। ये तेरे बच्चे की माँ है और लोग उसे बदचलन कह रहे हैं। अगर आज तू खामोश रहा तो प्रलय तक खुद को कभी माफ नहीं कर सकेगा। नीचे आंगन में मामला बिगड़ता जा रहा था। माँ ने फैसला सुना दिया। बस बहुत हो गया। इस गंदगी को मैं अपनी हवेली में एक पल बर्दाश्त नहीं करूंगी। निकालो इसे बाहर, धक्के देकर इसे बाहर निकालो और गांव के चौक पर छोड़ कर आओ, ताकि सबको पता चले कि बेशर्मी का अंजाम क्या होता है। दो ताकतवर नौकरानियों ने तन्वी को बाजुओं से पकड़कर घसीटना शुरू किया। नहीं माँ जी, भगवान के लिए ऐसा मत करें। मैं कहाँ जाऊंगी? तन्वी की चीखें आसमान को चीर रही थी। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर कमजोरी की वजह से उसमें ताकत नहीं थी। चलो बाहर, बहुत हो गया ड्रामा। कृतिका ने भी आगे बढ़कर तन्वी को कांधे से धक्का दिया। निकल यहाँ से, मनहूस हो रहा। तन्वी को घसीटते हुए हवेली के बड़े से दरवाजे की तरफ ले जाया जा रहा था। उसकी एड़ियां जमीन पर रगड़ खा रही थी और उसका दुपट्टा कहीं दूर जा गिरा था। तभी एक प्रभावशाली आवाज ने सबको स्तब्ध कर दिया। यह आवाज इतनी तेज और रोबदार थी कि नौकरानियों के हाथ वहीं रुक गए। माँ और कृतिका ने चौंक कर ऊपर देखा। सुमेध तेजी से सीढ़ियां उतर रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल और आंखों में एक ऐसा जुनून था जो आज से पहले किसी ने नहीं देखा। वह आंधी और तूफान की तरह उनके बीच पहुंचा। छोड़ दो इसे, सुमेर ने नौकरानियों को हुक्म दिया। उसका लहजा इतना कठोर था कि वे तुरंत पीछे हट गए। तन्वी जमीन पर गिर गई और जोर से सांस लेने लगी। सुमेर, तुम बीच में मत आओ। माँ ने सुमेर को रोकने की कोशिश की। यह औरतों का मामला है। यह लड़की चरित्रहीन है और इसका यहाँ रहना हमारे खानदान की इज्जत पर एक धब्बा है। इसे जाने दो। नहीं माँ, यह कहीं नहीं जाएगी। सुमित तन्वी के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। उसने अपनी नजरें उठाकर भीड़ को देखा। किसी में हिम्मत है तो इसे हाथ लगाकर दिखाए। कृतिका गुस्से से आगे बढ़ी। सुमित, तुम पागल हो गए हो। तुम अपनी होने वाली पत्नी के सामने इस औरत का पक्ष ले रहे हो। तुम्हें पता भी है ये किस पाप को छिपाए बैठी है। यह गर्भवती है और इसका कोई वारिस भी नहीं है। सुमेध ने कृतिका की आंखों में आंखें डालकर देखा। उस समय उसने फैसला कर लिया था कि अब और छुपने का वक्त बीत चुका है। अब सच बोलने का वक्त है, चाहे सब कुछ खत्म क्यों न हो जाए। मगर वह उस मासूम को और सजा नहीं दे सकता। किसने कहा इसका कोई वारिस नहीं है? सुमेध की आवाज गूंजी। मैं हूँ इसका वारिस। और यह बच्चा जिसके बारे में तुम लोग इतनी बातें कह रहे हो, ये कोई बात नहीं है। यह मेरा लहू है। मैं हूँ इस बच्चे का बाप। मौत जैसी खामोशी छा गई। माँ के हाथ से डंडा छूटकर जमीन पर गिर गए। कृतिका का मुंह खुला का खुला रह गया। वहां मौजूद हर व्यक्ति जैसे पत्थर का हो गया। यह क्या बकवास कर रहे हो उसमें? तुम होश में तो हो? माँ ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा। मैं पूरे होश में हूँ माँ, और यही सच है। सुमेध ने तन्वी को बाजुओं से पकड़कर उठाया। तन्वी आश्चर्य और गहरे सदमे की स्थिति में थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सुमेध ने भरी भीड़ में उसका हाथ थाम लिया है।
उसने उसे अपनी इज्जत की बर्बादी से बचा लिया था। सब लोग स्तब्ध थे। किसी के सोच विचार में भी नहीं था कि हवेली का वारिस और गांव का इतना बड़ा आदमी एक नौकरानी के बच्चे का बाप हो सकता है। कृतिका ने चीख कर कहा, झूठ! ये सब झूठ है। तुम यह सब मुझसे बचने के लिए कह रहे हो ना? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो ना? इसलिए यह नाटक रच रहे हो। नहीं कृतिका, मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ। सुमेध ने अब एक और बड़ी कुर्बानी देने का फैसला किया। वह तन्वी की इज्जत पर आंच नहीं आने दे सकता था। अगर वह सच बताता कि यह सब एक ऐसी रात का परिणाम है, तो शायद लोग तन्वी को ही दोषी ठहराते कि उसने खुद को क्यों नहीं बचाया। इसलिए उसने वह झूठ बोला जो तन्वी की इज्जत को हमेशा के लिए सुरक्षित कर देता। यह गुनाह नहीं है, यह मेरी बीवी है। मैंने 6 महीने पहले दिल्ली में इससे शादी की थी। सुमेध के शब्दों ने एक और धमाका किया और तन्वी ने चौंक कर सुमेध को देखा। सुमेध की नजरें झुकी हुई थी, मगर उसकी गिरफ्त तन्वी के बाजू पर मजबूत थी। हाँ माँ, मैंने शादी की। मैंने इसे धोखा दिया। मैंने अपने वक्ती जज्बात की खातिर इससे शादी तो कर ली, लेकिन फिर मैं डर गया। मैं अपनी खानदानी इज्जत और आपके डर से इसे अपनाने की हिम्मत नहीं कर सका। मैंने इसे छोड़ दिया। मैंने इसे दिल्ली में बेसहारा छोड़ दिया। सुमेध की आवाज भर आई। यह झूठ बोल रहा था, मगर उसके जज्बात सच्चे थे। वह वाकई खुद को मुजरिम समझ रहा था। यह बेचारी तो मुझे ढूंढती हुई यहाँ तक पहुंची, और मैं इतना डरपोक निकला कि इसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। मैं इसे अपनी आंखों के सामने बेइज्जत होते देखता रहा। इसकी कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी है। मैंने इसे इस हाल तक पहुंचाया। सुमेध की आंखों में आंसू आ गए। उसने तन्वी की तरफ देखा, जो अभी भी सदमे में थी। मुझे माफ कर दो तन्वी, मैं गुनाहगार हूँ। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। हवेली के आंगन में अब सरगोशियां शुरू हो गई थी। हर कोई हैरानी और दुख के साथ सुमेध को देख रहा था। माँ तो जैसे सुन्न रह गई। उनका लाडला क्या कारनामे खिला कर आया था। कृतिका गुस्से और अपमान के एहसास से कांप रही थी। उसने अपनी उंगली से सुमेध की तरफ इशारा किया। तो यह सच्चाई है तुम्हारी? तुमने मुझे धोखा दिया। तुम पहले से शादीशुदा थे और फिर भी मुझसे मंगनी की। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सुमेध, मैं तुम पर थूकती हूँ। कृतिका ने अपनी उंगली से मंगनी की अंगूठी उतारी और सुमेध के मुंह पर दे मारी। रख लो यह अंगूठी। आज से मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। मैं किसी की उतरी हुई चीज नहीं पहन सकती, और वह भी एक नौकरानी की। सौतन बनकर रहूं? कभी नहीं। कृतिका पैर पटकती हुई वहां से चली गई। उसके जाने के बाद सुमेध ने शांति की सांस ली, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उसके सर से उतर गया हो। सुमेध ने माँ की तरफ देखा। माँ, आप जो सजा देना चाहें मुझे दे दो, लेकिन तन्वी और मेरा बच्चा इस घर में इज्जत के साथ रहेंगे। मैं अपनी पत्नी और बच्चे को अपना रहा हूँ। आज तक मैंने छुपाया, लेकिन अब मैं सारी दुनिया के सामने ऐलान करता हूँ कि यह मेरी पत्नी है। माँ ने गहरी सांस ली। वो एक पारंपरिक औरत थी। खानदानी इज्जत का भ्रम टूट चुका था, लेकिन फिर भी वह बच्चा उनके खानदान का लहू था। उनका गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था, लेकिन वह हकीकत को झुटला भी नहीं सकते थे। तूने मेरा सिर झुका दिया सुमेध, माँ ने धीमी आवाज में कहा, और उठकर अपने कमरे की तरफ चल दी। बाकी औरतें भी कानाफूसी करती हुई तितर बितर हो गई। आंगन में अब सिर्फ सुमेध और तन्वी रह गए थे। धूप निकल आई थी और उसकी किरणें उन दोनों पर पड़ रही थी। तन्वी अभी तक अपनी जगह पर स्तब्ध खड़ी थी। उसके लिए यह सब किसी सपने से कम नहीं था। वह जो अभी कुछ पल पहले बदनामी के गहरे गड्ढे में गिरी हुई थी, अब सम्मान के आसमान पर थी। सुमेध ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पछतावा था। चलो, अंदर चलो, सुमेध ने नरमी से कहा। अब तुम्हें नौकरों के कमरे में रहने की जरूरत नहीं। तुम्हारी जगह मेरे कमरे में है। तन्वी ने कांपते होठों से कुछ कहना चाहा, मगर सुमेध ने उसे रोक दिया। अभी कुछ मत कहो, बस मुझ पर भरोसा रखो। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत देर कर दी है।
लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। वह उसे सहारा देकर हवेली के अंदर ले गए। हवेली के सभी नौकर छुप छुप कर उन्हें देख रहे थे। वह लड़की जो कल तक बर्तन धो रही थी, आज हवेली की मालकिन बनकर अंदर जा रही थी। सुमेध उसे लेकर अपने कमरे में आया और उसे बेड पर बिठाया। उसने फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और गिलास में डालकर उसे दिया। पी लो, तुम बहुत घबराई हुई हो। तन्वी ने कांपते हाथों से गिलास थामा। पानी पीने के बाद उसकी जान में जान आई। उसने सर उठाकर देखा। आपने झूठ क्यों बोला? उसकी आवाज बहुत धीमी थी। आपने सबके सामने खुद को मुजरिम बना लिया। शादी का झूठ क्यों बोला? आप सच भी तो बता सकते थे। सुमेध कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गया। उसने तन्वी के हाथों को अपने हाथों में लिया। अगर मैं सच बताता तो शायद लोग मुझे माफ कर देते, क्योंकि मैं आदमी हूँ और हवेली का वारिस हूँ। लेकिन वह तुम पर उंगलियां उठाते। वह कहते कि तुमने खुद को क्यों नहीं बचाया। वे तुम्हें ही दोषी ठहराते। मैं तुम्हें पूरी जिंदगी के लिए एक पाप की निशानी नहीं बनने दे सकता था। सुमेध की आंखों में नमी तैरने लगी। तुम्हारी इज्जत बचाना मेरा कर्तव्य था। वैसे भी जो मैंने कहा वह झूठ नहीं था। मैंने दिल से तुम्हें उसी रात अपना लिया था जब मैंने तुम्हें कोठे से आजाद करवाया। बस दुनिया के डर से चुप था। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। तन्वी की आंखों से आंसू निकलकर सुमेध के हाथों पर गिरने लगे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी किस्मत ऐसी भी हो सकती है। वह जो धक्के खाने के लिए तैयार थी, अब एक मजबूत सहारे की पनाह में थी। सुमेध ने उसके आंसू पोंछे। आज के बाद यह आंसू नहीं बहेंगे। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं वादा करता हूँ तन्वी, मैं एक अच्छा पति और एक अच्छा बाप बनकर दिखाऊंगा। उस दिन हवेली में एक नया सूरज उदय हुआ था, जिसकी बुनियाद सच्चाई और बलिदान पर रखी गई थी। सुमेध ने झूठ बोला था, मगर इस झूठ ने एक बेसहारा लड़की को नई जिंदगी दे दी थी। सुमेध ने उसी वक्त मुंशी को बुलाया और हुक्म दिया कि गांव में ऐलान करवा दिया जाए कि ठाकुर सुमेध अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर हवेली आ गए हैं और बहुत जल्द एक वेडिंग रिसेप्शन का प्रबंध किया जाए। तन्वी खिड़की में खड़ी है, सब सुन रही थी। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और मुस्कुराया। उसके बच्चे को बाप का नाम मिल गया था। उसका सफर जो कांटों से शुरू हुआ था, अब फूलों की वादी में दाखिल हो चुका था। लेकिन अभी कुछ बातें बाकी थी जो उसने सुमेध को बतानी थी। उसका अतीत, उसकी सौतेली माँ का जुर्म और वे सभी हालात जिनका सामना करके वह यहाँ तक पहुंची थी। लेकिन वह जानती थी कि अब सुमेध सब संभाल लेगा और सब समझ भी लेगा। हवेली की दीवारें जो कल तक तन्वी की सिस्कियों की गवाह थी, आज वहां खुशियों की सहनाई बज रही थी। सुमेध के उस एक ऐलान ने जैसे पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया था। वह लड़की जिसे कल तक धक्के देकर निकाला जा रहा था, आज वह इस हवेली की इज्जत और ठाकुर सुमेध की विवाहित पत्नी के रूप में तैयार की जा रही थी। तन्वी आईने के सामने बैठी थी और ब्यूटिशियन उसे सजा रही थी। उसने लाल रंग का भारी दुल्हन का जोड़ा पहन रखा था, जो सुमेध ने खास तौर पर तन्वी के लिए मंगवाया था। गहनों से लदी हुई तन्वी को खुद पर और अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वह बार बार अपनी कलाई में मौजूद उस कंगन को देखती थी, जो उसकी और सुमेध की पहली निशानी थी। यह सब सपना तो नहीं था? तन्वी ने अपने पास खड़ी नौकरानी से पूछा, तो उसकी आवाज में अभी भी डर और बेयकीनी थी। उसे लग रहा था कि अभी आंख खुलेगी और वह वही पुराने रूम में टूटी चारपाई पर होगी। नौकरानी ने मुस्कुराकर उसके सिर पर दुपट्टा सेट किया। नहीं मैडम जी, ये कोई सपना नहीं है, यह सब भगवान की कृपा है। आपकी किस्मत जाग गई है। ठाकुर सुमेध ने आपको वह इज्जत दी है जिसकी हर औरत ख्वाहिश करती है। तन्वी की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसने भगवान का धन्यवाद किया
जिसने उसे बदनामी के गड्ढे से निकालकर सम्मान के आसमान पर बिठा दिया था। बार हॉल में शानदार दावत का इंतजाम किया गया था। पूरा गांव आमंत्रित था। सुमेध ने किसी को भी नजरअंदाज नहीं किया। वह चाहता था कि सब देखें कि उसने अपने अतीत के पाप को किस तरह इज्जत का नाम देकर अपनाया है। रोशनी से नाही हुई हवेली जन्नत का नजारा पेश कर रही थी। सुमेर ब्लैक शेरवानी पहने हुए बहुत प्रभावशाली और सुंदर लग रहा था और उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो पहले कभी नहीं देखी गई। वह मेहमानों से मिल रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार उस रास्ते की तरफ उठती थी जहां से तन्वी को आना था। जब तन्वी को दुल्हन बनाकर स्टेज की तरफ लाया गया तो हर आंख उस पर जम गई। वह चांद का टुकड़ा लग रही थी। लोग हैरत से उसे देख रहे थे। क्या यह वही लड़की थी जो कल तक गंदी चादर में लिपटी हुई थी? सुमेध आगे बढ़ा और तन्वी का हाथ थाम लिया। उसके स्पर्श में एक अपनापन और एक सुरक्षा का एहसास था। तन्वी ने घबरा कर नजरें उठाई तो सुमेध की आंखों में बेपनाह मोहब्बत और सम्मान देखकर उसे हौसला मिला। डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुमेध ने सरगोशी की। उसकी आवाज तन्वी के कानों में मिठास घोल गई। सुमेध उसे लेकर स्टेज पर बैठ गया। शादी की बधाई देने वालों की लंबी लाइन लग गई। माजी हालांकि अभी भी पूरी तरह खुश नहीं थी, मगर खानदानी प्रतिष्ठा की खातिर वह भी मुस्कुराकर मेहमानों का स्वागत कर रही थी। कृतिका शादी में शामिल नहीं हुई और गांव छोड़कर जा चुकी थी, जिससे माहौल में और भी ज्यादा शांति थी। खाने के बाद रस्में अदा की गई और फिर विदाई का वक्त आया, जो सिर्फ एक प्रतीकात्मक विदाई थी, क्योंकि तन्वी तो पहले ही इसी घर में थी। कमरे को फूलों से सजाया गया। गुलाब और मोगरे की महक हर तरफ फैली हुई थी। सुमेध कमरे में दाखिल हुआ तो तन्वी घूंघट निकाले बेड पर बैठी हुई थी। उसके दिल की धड़कनें तेज थी। सुमेध ने दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे चलता हुआ उसके करीब आया। उसने बहुत सावधानी से तन्वी के पास जगह बनाई और बैठ गया। कुछ देर खामोशी रही। फिर सुमेध ने हिम्मत करके उसका घूंघट उठाया। सामने वह चेहरा था जो उसके गुनाह की याद दिलाता था, लेकिन आज उस चेहरे पर शर्म की लाली और मासूमियत थी। सुमेध को लगा कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पा ली। तन्वी, सुमेध ने नरमी से उसे पुकारा। तन्वी ने पलके उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में अब भी नमी। सुमेध ने उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए और कहा, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ कि माफी का शब्द मेरे लिए मेरे अपराधों के सामने बहुत छोटा है। मैंने तुम्हारी जिंदगी के खूबसूरत दिन छीन लिए। मैंने तुम्हें तकलीफ दी जिसकी भरपाई शायद पूरी जिंदगी ना हो सके। सुमेध की आवाज भर्रा गई। उसे वह रात याद आ रही थी और फिर वह दिन जब तन्वी उसके सामने अपमानित हो रही थी। तन्वी ने तड़प कर अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। नहीं, ऐसा मत कहिए। आपने मुझे वह इज्जत दी जैसी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आपने सबके सामने मुझे अपना नाम दिया, मेरे बच्चे को बाप का साया दिया। मेरे लिए यही बहुत है। सुमेध ने उसका हाथ हटाकर अपनी आंखों से लगाया। यह मेरा फर्ज था तन्वी, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। उस रात के बाद क्या हुआ था? तुम यहाँ तक कैसे पहुंची? मैंने तो तुम्हें आजाद करवा दिया, फिर तुम इस हाल में मुझ तक कैसे पहुंची? यह सवाल सुमेध को कब से खाए जा रहा था। तन्वी की आंखों में अतीत का दर्द उमड़ आया। वह कुछ देर खामोश रही, जैसे उन कड़वी यादों को इकट्ठा कर रही। फिर उसने कांपती हुई आवाज में बोलना शुरू किया। मेरी माँ के मरने के बाद पिताजी ने दूसरी शादी कर दी। सौतेली माँ बहुत जागीर थी। पिताजी की बीमारी के बाद सारा अधिकार उसी के पास आ गया था। वह मुझे बोझ समझती थी। उसे लगता था कि मैं उसके अपने बच्चे के हक पर डाका डाल रही हूँ। तन्वी की आवाज में दर्द था। सुमित खामोशी से सुन रहा था और उसकी मुट्ठियां भींच रही थी। एक दिन उसने मुझे कहा कि वह मुझे शहर भेज रही है, काम सीखने के लिए। मैं बहुत खुश थी कि शायद अब हालात बदल जाएंगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि वह मुझे काम के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए भेज रही। तन्वी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मुझे उस कोठे वाली के हाथ बेच दिया। जब मुझे पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही,
लेकिन वहां मेरी सुनने वाला कोई नहीं था। और फिर वह रात आ गई जब आप वहां आए। सुमेध ने उसे अपने सीने से लगा। मैं कांप रही थी। बस करो तन्वी, और मत बोलो। मैं शर्मिंदा हूँ। नहीं, मुझे कहने दे। तन्वी ने खुद को अलग किया और बात जारी रखी। जब आपने मुझे वहां से निकाला और मुझे पैसे देकर आजाद किया, तो मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। मैं वापस घर नहीं जा सकती थी, क्योंकि सौतेली माँ मुझे दोबारा वहीं भेज देती। मैं सड़कों पर मारी मारी फिरती रही। उसने सुमेध की तरफ देखा। मैंने लोगों के घरों में बर्तन धोए, झाड़ू पोछा किया, कई बार भूखी सोई, लेकिन मैंने अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने दी। मैंने वे पैसे जो आपने दिए थे संभाल कर रखे थे कि बच्चे के जन्म के समय काम आएंगे, लेकिन फिर चोरी हो गई। मैं बिल्कुल खाली हाथ हो गई। सुमेध का दिल चाह रहा था वे अपना सिर दीवार से दे मारे। ये लड़की कितना कुछ सह चुकी थी। फिर मैंने सोचा कि मैं इस बच्चे के बाप को ढूंढूंगी। मुझे याद था कि उस रात आपके दोस्तों ने आपका नाम लिया था और यह भी कहा था कि आप दिल्ली के किसी बड़े ठाकुर के बेटे हैं। मैंने आपका नाम और शहर का नाम लेकर लोगों से पूछना शुरू किया। मैं गांव गांव भटकती रही, पर आखिरकार भगवान ने मेरी सुन ली। मैं हवेली तक पहुंच गई। तन्वी ने अपनी बात खत्म की और गहरी सांस ली। मैं यहाँ आई तो सिर्फ इसलिए थी कि आपको बता सकूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे स्वीकार कर लेंगे। मैं तो सोच रही थी कि बच्चा आपके हवाले करके कहीं दूर चली जाऊंगी और मेहनत मजदूरी करके जिंदगी गुजार लूंगी। लेकिन आपने तो मुझे रानी बना दिया। सुमेध की आंखों से आंसू बहकर तन्वी के हाथों पर गिर रहे थे। उसने झुककर तन्वी के पैरों को छूना चाहा, लेकिन तन्वी ने उसे रोक दिया। यह क्या कर रहे हैं आप? आप मेरे पति हैं। पति परमेश्वर होता है। सुमेध ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। तुमने जितनी तकलीफें उठाई हैं, उसके सामने मेरी दौलत कुछ नहीं है। सुमेध ने बिस्तर के सिरहाने का सहारा लिया और गंभीरता से उसकी आंखों में देखा। आज मैं तुमसे एक वादा करता हूँ तन्वी। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी। कोई गम तुम्हारे पास भी नहीं फट भटकेगा। मैं तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा कि तुम अपना अतीत भूल जाओगे। सुमेध ने उसके पेट पर नरमी से हाथ रखा जहां उसका बच्चा पल रहा था। हमारा बच्चा एक राजकुमार की तरह इस दुनिया में आएगा। उसे माँ की ममता और बाप का साया दोनों मिलेंगे। वह सिर उठाकर जिएगा। मैं सारी जिंदगी तुम्हारी और इस बच्चे की रक्षा करूंगा। मैं एक अच्छा पति और एक अच्छा बाप बनकर दिखाऊंगा। यह सुमेध ठाकुर का वादा है तुमसे। तन्वी मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट में हजारों दुखों का उपचार था। उसे यकीन था कि सुमेध अपना वादा निभाएगा। बाहर चांद पूरी चमक दमक से चमक रहा था और उसकी चांदनी खिड़की से छनकर उन दोनों पर पड़ रही थी, जैसे कुदरत भी उनके मिलन पर अपनी मंजूरी की मोहर लगा रही है। सुमेध ने लाइट बंद कर दी, लेकिन कमरे में मोहब्बत की रोशनी अमर हो चुकी थी। अगली सुबह जब सूरज उदय हुआ, तो हवेली में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। तन्वी अब सिर्फ एक माँ या पत्नी नहीं थी, बल्कि इस घर की इज्जत बन चुकी थी। सुमेध ने जो पराश्चित करने का निश्चय किया था, अब वह प्रेम की एक लाजवाब कहानी बन चुकी थी। तो ये थी हमारी आज की कहानी दोस्तों। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कल की कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।